हाय एवरीवन, वेलकम टू इवीट कैश क्लासेस। और आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो है मनी एंड बैंकिंग। पिछले चैप्टर्स में हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा था। नेशनल इनकम में हमने जीडीपी को भी पढ़ा, जीडीपी को अलग अलग फैक्टर्स पर पढ़ा। और आज हम लोग मनी और बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमें मनी और बैंकिंग सिस्टम पढ़ना जरूरी क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो मनी और बैंकिंग के बिना किसी भी तरह का डेवलपमेंट किसी भी देश में पॉसिबल नहीं है। जब भी आपको देश में कोई बड़ा बदलाव करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर किसी भी तरह के स्ट्रक्चर में, अगर बड़ा बदलाव करना है तो उसमें मॉनेटरी का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, करेंसी का। और जब हम करेंसी की बात करते हैं तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमें बैंकिंग सिस्टम की जरूरत होती है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम से ही हम लोगों के बीच करेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनसे कुछ प्रोडक्टिव वर्क की आशा रख सकते हैं, जो डेवलपमेंट में सहायक होगा या हमारे जीडीपी क्रिएशन को सपोर्ट करेगा। तो चलते हैं चैप्टर पर और देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर में सीख सकते हैं। ये हमारा पीडीएफ है, इसमें हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और उस हिसाब से चीजों को समझेंगे। तो पहला टॉपिक है इसमें मनी। मनी इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड मीन ऑफ एक्सचेंज। मनी है क्या? मनी एक्चुअली एक मीन ऑफ एक्सचेंज है। आप सोचो, अगर किसी को कोई कॉमोडिटी खरीदने की जरूरत नहीं होती तो मनी का कोई इंपॉर्टेंस था क्या? बिल्कुल नहीं था। अब हम समझते हैं कि मनी सोसाइटी में आया कहां से। हम लोग जिस पैसे की बात करते हैं भारत में, जिसे रुपया कहा जाता है, यूएसए में उसे डॉलर बोला जाता है, दुबई में दिरहम बोला जाता है। हर एक कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसीज हैं। तो इस पैसे की जरूरत हमें पड़ी क्यों? पहले हम क्या होता था, अपने जरूरत के सामान को एक दूसरे से अदला बदली करके यूज करते थे, कि मेरे पास गेहूं पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास मकई पड़ा हुआ है, तुम हमसे गेहूं ले लो और तुम हमें मकई दे दो। इस तरह से हम अपने जरूरतों को पूरा करते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आता था? इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था, लगभग सभी लोग जानते होंगे इसको। इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आता था, तो नीचे आप देखो, डिसएडवांटेजेस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। इसमें प्रॉब्लम ये आता था, अ लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज मींस ऑफ मीजरिंग वैल्यू। इसमें मीजरिंग वैल्यू इवेलुएट करना आसान नहीं था, कि हो सकता है गेहूं ज्यादा महंगा हो। उस समय पता नहीं था हमें कि हम अगर 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो मकई दे रहे हैं तो क्या ये सही डील है। इसका एक प्रॉब्लम था, क्योंकि हो सकता है गेहूं ज्यादा उपयोगी हो कंपेयर टू मकई। तो जो आदमी गेहूं देगा वो सोचेगा, अरे मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं और मैं जो इससे ले रहा हूं वो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका एक प्रॉब्लम था, उन्हें लगता था कि ये मीजरिंग वैल्यू का प्रॉब्लम है। देयर इज अ लैक ऑफ डिजायर ऑफ डुप्लीकेशन। इसमें डुप्लीकेशन का काफी लेस डिजायर था। इसमें डुप्लीकेशन क्या करोगे आप? नॉर्मली आपने सामान दिया, उसके बदले कोई और सामान ले लिया। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन का कोई डिजायर क्रिएट नहीं हो पाता था लोगों में, कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ इसका नकली चीज निकालूं। बिल्कुल नहीं था ये। तो ये डिसएडवांटेजेस के तरह यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक एडवांटेज था कि डुप्लीकेशन नहीं था। ए स्कार्सिटी ऑफ कॉमन वैल्यू मेजर। अब कॉमन वैल्यू मेजर का भी प्रॉब्लम था। अभी क्या देखते हो आप, पैसा का एक वैल्यू मेजर है, पैसा का एक क्रय क्षमता है, कि हम लोग 20 रुपए देके 1 किलो गेहूं खरीद सकते हैं, 30 रुपए देकर 1 किलो मकई खरीद सकते हैं। इस तरह का एक वैल्यू स्टैंडर्ड सेटल्ड है, जो कि हमें पता है। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। हो सकता है कि गेहूं ज्यादा उपयोगी है तो 1 किलो गेहूं के बदले कितना मकई उसे देना है, इसका कोई मेजरमेंट का तरीका नहीं था। इनएडेक्वेट स्टोर ऑफ वैल्यू। अब वहां पे वैल्यू का स्टोर कर ही नहीं सकते थे। तो आप अगर देखो, वैल्यू का स्टोर लोग कैसे करते हैं आज के डेट में, जब हमारे पास करेंसी हो गया है तो हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। यानी पैसे को अगर हम रख लें, जमा कर लें, तो वो वैल्यू स्टोर होगा।
लेकिन अनाज आप कितना स्टोर करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। और जब अनाज के बदले अनाज लेना है तो वहां किसी भी तरह का वैल्यू स्टोरेज तो होगा नहीं। बस हम लोग को जिन भी चीजों की जरूरत होगी हम उसके बदले में एक चीज उस सामने वाले को दे देंगे और सामने वाले से अपनी जरूरत की चीज खुद के लिए ले लेंगे। डेफर्ड पेमेंट स्टैंडर्ड आर लैकिंग। जो पेमेंट स्टैंडर्ड था उसका प्रॉब्लम था। पेमेंट स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम आप सोचो कि बार्टर सिस्टम में एग्जिस्ट भी नहीं करता था, कि उसमें आप पेमेंट सिस्टम को कैसे डिसाइड करोगे। किसी ने आपको गेहूं आम दिया, आपने आम के बदले उसे नारियल पकड़ा दिया कि भैया ये ले लो। तो हो सकता है कभी आपको आम की जरूरत हो और सामने वाले इंसान को नारियल की जरूरत हो ही नहीं, या ऐसे किसी भी सामान की जरूरत नहीं हो जो आपके पास है। तो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि भैया मुझे तो आम चाहिए, सामने वाला बोलेगा भाई तुम्हारे पास जो जो सामान है मुझे उसमें से किसी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक्सचेंज का एक बड़ा प्रॉब्लम होता था। इन एबिलिटी टू डिवाइड, डिवाइड उसको कैसे कर, पैसे को तो आप डिवाइड कर सकते हो कि भैया मुझे 100 रुपए की जरूरत है तो हम 100 रुपए लेके चले जाएंगे, 500 की जरूरत है तो 500 लेके चले जाएंगे, 10 रुपए तक की जरूरत है तो 10 रुपए लेके चले जाएंगे। लेकिन उस समय वो डिवाइड कैसे करोगे आप, मान लो एक आलू को कैसे डिवाइड करोगे। पर नारियल आप एक दे रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि जो आप सामान ले रहे हो उसमें आधा नारियल ही इसे देना चाहिए, तो आधा नारियल कैसे करके दोगे। तो ये सारा प्रॉब्लम था। तो इसके लिए लोगों ने सोचा कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए जो कि कमोडिटी के बदले, अगर हम किसी भी कमोडिटी के बदले उसे दें तो हम उसे खरीद लें। तो इस तरह पैसे का इजाद हुआ, करेंसी का इजाद हुआ, और फिर मार्केट में करेंसी आई, और फिर करेंसी इतना वैल्यूबल हो गई। उसका कारण क्या था, क्योंकि करेंसी के माध्यम से हम कोई भी कमोडिटी खरीद सकते थे अपने लिए। इस तरह से हम लोगों ने मनी को इंट्रोड्यूस किया। तो हमने समझा कि बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ी, और बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थे, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने एक ऐसा चीज लाया जिससे हम सारे कमोडिटीज को खरीद सकते थे। उसका नाम मनी है, यानी पैसा, करेंसी, कुछ भी बोल लो आप। अब इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं कि मनी का फंक्शन क्या क्या है। तो फंक्शन ऑफ मनी में जब आप देखते हो, द फंक्शन ऑफ मनी आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, फंक्शन ऑफ मनी को हम ब्रॉडली दो भाग में बांट सकते हैं। पहला प्राइमरी फंक्शन उसका है अ मोड ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले तो ये एक्सचेंज का एक मोड है, हम कुछ कमोडिटी दूसरे लोगों से लेते हैं और उसे उसके बदले पैसे दे देते हैं। एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। एक कॉमन मीजर है वैल्यू का। आप सोचो कि कॉमन मीजर है, मतलब आपको अगर गया में भी जाके पेड़ा या कुछ बर्फी खरीदना है तो पैसे से खरीद लोगे, बांका में आके आपको कोई मिठाई खरीदना है तो पैसे से ही खरीद लोगे। तो ये कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू है। सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन इसका वैल्यू स्टोरेज। उस समय बताया था हम लोग वैल्यू स्टोरेज क्यों करते, जब एक सामान के बदले दूसरा सामान मिलना था तो हम अपना कुछ सामान उन्हें दे देते थे और उनका कुछ सामान अपने लिए रख लेते थे। तो वहां पे वैल्यू स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब पैसा आया तो हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, वैल्यू स्टोरेज। कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, मेरे पास 20 करोड़ रुपए पड़े हैं। ये तभी संभव हुआ जब करेंसी आई। वैल्यू ट्रांसफर, अब हम वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते थे। उस समय तो हमें जिन भी चीजों की जरूरत थी हम क्या करते थे, उसके बदले किसी दूसरे सामान को हम लोग दूसरे को दे देते थे। लेकिन अब क्या है कि हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप यहाँ पे बैठे हो, आप भारत में बैठकर यूएसए में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, यानी वैल्यू को हम इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। उस समय ये संभव था कि आप यूएसए के किसी आदमी से गेहूं लो और यहां से उसके बदले मकई भेज दो, नहीं पॉसिबल था। तो ये पॉसिबल हुआ मनी के कारण। डिफर्ड पेमेंट स्टैंडर्ड, इसमें बहुत सारे पेमेंट स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम लोग इजिली मेजर कर सकते हैं कि हमारा पैसे का क्रय क्षमता क्या है। सेलर हमें बताता है कि हम इस वैल्यू पर बेचेंगे और उसे हम उसी वैल्यू पर खरीद सकते हैं। ये उस समय नहीं था, उस समय कंफ्यूजन में थे हम लोग कि जो चीज हम लोग ले रहे हैं उसके बदले जो वस्तु दे रहे हैं वो सही है भी या नहीं है अमाउंट वाइज।
अब डिमांड ऑफ मनी को पढ़ते हैं। इट इज रेफर्ड टू एज इंडिविजुअल लिक्विडिटी प्रेफरेंस। डिमांड ऑफ मनी दो ही तरह से ये होते हैं, मतलब दो ही तरह से उनको कैटलाइज किया जाता है। इट इज रेफर्ड टू एज ए इंडिविजुअल लिक्विडिटी प्रीफर्ड which is a decision of holding money in liquid form cash in order to earn interest। दो मोड में हम पैसे को रखते हैं। एक तो इसलिए रखते हैं कि हमें ट्रांजैक्शन में यूज होता है, हमें वस्तुएं खरीदनी होती है, चीजों को खरीदना होता है। जैसे आपके पास मान लो 30,000 रुपए आए, सैलरी के रूप में आए, बिजनेस के प्रॉफिट के रूप में आए। अब आपका क्या होगा, उसमें आप दो भाग में डिवाइड करो। एक तो खर्चे के लिए रख लोगे कि हमें इससे वस्तुएं खरीदनी है, खाने का वस्तु हो सकता है, अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कोई वस्तु हो सकता है, आप इसके लिए रखोगे। और दूसरा होगा कि हमें इन्वेस्ट करना है। तो यही दो मोड है जिसके कारण मनी का डिमांड बना रहता है। आपने कभी सुना है कि मनी का डिमांड घटा है? मनी सबको चाहिए। और मनी सबको क्यों चाहिए? तो इन्हीं दो चीजों के लिए चाहिए। चाहे तो उन्हें कुछ ऑब्जेक्ट खरीदना है, किसी सर्विस को लेना है, या फिर उन्हें क्या करना है, उसे इन्वेस्ट करना है ताकि और बड़ा मनी बना सके। यानी कि मनी का डिमांड इन्हीं दो तरह के मोटिव पर डिपेंड करता है। पहला ट्रांजैक्शन मोटिव और दूसरा स्पेकुलेटिव मोटिव। Aggregate money demand. In an economy, the entire demand for money is made up of transaction demand and speculative demand. एक इकोनॉमी में जो पूरा डिमांड होता है मनी का, वो बनता है इन्हीं दोनों तरह के डिमांड को मिला के, जो हमने ऊपर पढ़ा। द फॉर्मर इज प्रोपोर्शनेट टू रियल जीडीपी। पहले वाला जो है वो रियल जीडीपी को दिखाता है, क्योंकि हम लोग उससे वस्तुओं को खरीदते हैं। वेयर एज लेटर इज इनवर्सली रिलेटेड टू मार्केट इंटरेस्ट रेट। और दूसरा जो है, जहां हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसका डिपेंडेंसी मार्केट इंटरेस्ट रेट पर होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तभी तो हम इन्वेस्ट करेंगे। और टोटल जो मनी डिमांड डिपेंड करता है, वो इन्हीं दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो हमारा टोटल मनी डिमांड आ जाएगा, कि डिमांड ऑफ मनी इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पर, मोटिव पर चलता है। तो उसका फॉर्मूला नीचे है, एम डी इक्वल टू एम डी टी और एम डी एस। यानी एम डी टी का मतलब हुआ मनी को ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए, और मनी फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो टोटल मनी डिमांड आपका निकल जाएगा। अब चलते हैं फिएट मनी की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फिएट मनी है क्या? फिएट मनी आप सिंपल सा समझो, किसी भी देश का करेंसी। तो भारत का करेंसी देख लेते हैं। भारत में करेंसी का अभी 2000 का नोट ले लो आप, या 100 का या 500 का, कोई भी नोट उठा लो। तो उस नोट का अगर फिजिकल टर्म में वैल्यू ना पा जाए तो 1 से 2 रुपए होगा। 2000 के नोट को बनाने के लिए हमें कागज चाहिए और मशीन चाहिए, यही दो चीज चाहिए। 2000 का नोट हमें अगर छापना है, प्रिंट करना है, तो 2000 का नोट बनाने के लिए हमें 2 रुपए का इन्वेस्टिंग लग रहा है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है? 2000 है। तो वो 2000 वैल्यू क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे डिक्लेयर किया है लीगल टेंडर। यानी गवर्नमेंट आपसे वादा कर रही है कि इस कागज का वैल्यू कितना है? 2000 रुपए है। आ गया होगा समझ में? यानी उसका फिजिकल गुड्स अगर मैं लौटाने जाऊं कि भाई गवर्नमेंट तुम ये ले लो हमसे 2000, और इसके बदले 2000 का मुझे गोल्ड दे दो या कोई कमोडिटी दे दो, तो वो नहीं देगा। वो नहीं देगा। उसका कारण ये है, दुकानदार आपको दे देगा, लेकिन वो नहीं देगा, क्योंकि उस 2000 का वैल्यू, इसका और अच्छे तरह से एग्जांपल से समझाता हूं मैं फिएट मनी को, ताकि आपको और क्लियरिटी हो इससे ज्यादा। अभी नोटबंदी हुई थी, आपने देखा। नोटबंदी के बाद कुछ नोट को रद्द कर दिया गया। पुराने जो नोट्स थे, मान लो 500 के नोट थे आपके, 100 के थे, वो सारा रद्द हो गया। एक टाइम फ्रेम दिया गया जहां पर आप उस मनी को लौटा सकते थे। मान लो वो पीरियड भी खत्म हो गया, यानी अब 100 रुपए का नोट का टेंडर ही खत्म हो गया, सर्कुलेशन से ही खत्म हो गया, गवर्नमेंट उसको लीगल मान ही नहीं रही है। अब उस 100 रुपए के नोट को लेकर आप गवर्नमेंट के पास जाओ और उनसे पूछो
कि क्या वो इस 100 रुपए के बदले 100 रुपए की कोई वस्तु देंगे आपको? सोना देंगे, चांदी देंगे, पंखा देंगे, टीवी देंगे, एसी देंगे, कुछ दे पाएंगे वो? तो उनका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसका 100 रुपए का वैल्यू तब तक था जब तक ये लीगल टेंडर था। अब ये कागज का टुकड़ा मात्र है। इसी को हम लोग फिएट मनी बोलते हैं, जिसका वैल्यू लीगल टेंडर के वजह से होता है, न कि वो जिस चीज से बना है उसकी वजह से। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। सोने की वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि सोना को आप कहीं भी बेचो तो आपको वही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में है, उसका खुद का उतना वैल्यू है। लेकिन पैसे की वैल्यू कागज के कारण नहीं है, पैसे की वैल्यू लीगल टेंडर के वजह से है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए करेंसी को फिएट मनी बोला जाता है। ये समझ में आ गया होगा। सप्लाई ऑफ मनी पे चलते हैं अब, कि एग्जैक्टली सप्लाई ऑफ मनी है क्या। इट रेफर टू अ टोटल मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इकोनॉमी में लोगों के पास जितने भी पैसे होते हैं वही तो सप्लाई ऑफ मनी है। यानी कि भारत में अभी जितना भी करेंसी रोटेशन में है, 500 रुपए के नोट के तौर पे 100 रुपए का, 200 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 2000 के नोट के रूप में जितना भी करेंसी रोटेट हो रहा है देश में या लोगों के पास है, बैंकिंग सिस्टम, लोग, बिजनेसमैन के पास जितना भी फिजिकल फॉर्म में है, उसी को सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। यानी उतना पैसे का अभी सप्लाई हमारे देश में है, वही एक दूसरे से ट्रांजैक्ट होता है, लिक्विडेट होता है और रोटेशन में रहता है। इसको सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। अब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के मेजर्स कौन कौन से वो पढ़ लेते हैं। It is the first and basic measure of money supply. It includes currency held by the public, demand deposit of commercial bank and other deposits with the Reserve Bank of India. It is the first and basic measure of money supply. ये पहला मनी सप्लाई का बेसिक मेजर है। इट इंक्लूड, ये इंक्लूड यानी इसमें होता है क्या क्या, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक डिमांड, मतलब करेंसी जो पब्लिक के द्वारा मांगा जाता है, जो है उनके पास, पब्लिक के पास कुछ कैपिटल पड़ा होगा। डिमांड डिपॉजिट फॉर कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक जो डिमांड डिपॉजिट करते हैं, यानी डिपॉजिट के फॉर्म में जो लेते हैं अपने पास। एंड अदर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक, और रिजर्व बैंक के पास जो पूरा पैसा है, यानी पब्लिक के पास जो पूरा करेंसी है, कॉमर्शियल बैंक के पास जो पूरा करेंसी है, और रिजर्व बैंक के पास जो पूरा करेंसी है, इसी पूरे को आप मिला दोगे, यही तो मनी सप्लाई है। तो पहला मेजर ये हो गया कि तीनों के करेंसी को ऐड कर दो आप। ये सिंपल है, नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है। करेंसी एंड क्वाइन विद पब्लिक, यानी कि नोट और क्वाइन के साथ जो करेंसी है वो पब्लिक का, दूसरा है जो कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट के तौर पे, और तीसरा है रिजर्व बैंक में जो डिपॉजिट है। अब दूसरा पढ़ते हैं। इट इज आल्सो नोन एज नैरो माइंड अलोंग विद M1। इट इंक्लूड सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। इसमें वो आता है जिस जो हम सेविंग अकाउंट, कुछ लोगों ने देखा होगा आपने, पोस्ट ऑफिस में खुलवाते हैं, पोस्ट ऑफिस भी ये सुविधा देती है। तो ये दूसरा मेजर प्रोस्पेक्ट है उसका। तीसरा क्या है, तीसरा, इट आल्सो इंक्लूड टाइम डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक एंड नोन एज ब्रॉड मनी। टाइम डिपॉजिट का मतलब एफडी। आप देखते होंगे कि 1-2 साल, 10 साल, 5 साल के लिए लोग बैंक्स में पैसे रखते हैं, बैंक उसके बदले आपको इंटरेस्ट देती है। तो इसको हम लोग तीसरा मेजर मानेंगे, ये भी एक कैपिटल है। ये तीन मेजर हम लोगों ने पढ़ा, जो कि क्या है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। हम लोग इस तीनों मेजर को मिला दें तो मनी सप्लाई को नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है। पहला क्या था, जो पब्लिक के पास मनी है, जो कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट है, और तीसरा रिजर्व बैंक में डिपॉजिट है। दूसरा था जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग के रूप में डिपॉजिट है। और तीसरा है जो एफडी करा रखा है लोगों ने बैंक्स में, उसका टाइम वैल्यू भी तो है, क्योंकि बैंक्स बोल रही 1 साल बाद हम इतना देंगे, तो वो देंगे यानी 1 साल के बाद वो ऐड हो चुका है वैल्यू, वो कस्टमर 5 साल बाद बैंक से लेगा, तो 1 साल का जो वैल्यू ऐड हुआ है तो वो भी तो ऐड करेंगे उसमें। तो ये तीनों आप मिला दोगे तो मनी का पूरा सप्लाई आ जाएगा।
यानी मनी सप्लाई को अगर मेजर करना है तो इस तीनों को ऐड करना होगा आपको। उसी के एक यहाँ पे कैलकुलेशंस दिए हुए हैं या आप खुद भी देख सकते हो, काफी इजी फॉर्म में है ये। अब बैंकिंग सिस्टम को पढ़ लेते हैं। बैंकिंग सिस्टम है क्या? कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, दो ही तरह के बैंक है। कॉमर्शियल बैंक में कौन से बैंक आए? जो पब्लिक के साथ डील करते हैं। यानी आप गए, आपने सेविंग अकाउंट खुलवा लिया, आपने करेंट अकाउंट खुलवा लिया, आपने एफडी ले लिया, आपने कोई और प्लान ले लिया। इसके एग्जांपल्स क्या है? एसबीआई हो सकता है, आईसीआईसी हो सकता है, एक्सिस हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है। ये सारे कॉमर्शियल बैंक है जो पब्लिक के साथ डील करते हैं। और सेंट्रल बैंक क्या है? जो बैंक्स के साथ डील करते हैं। आप सेंट्रल बैंक, पब्लिक कॉमर्शियल बैंक में क्या क्या कर सकते हो? पैसे जमा कर सकते हो, पैसे निकास कर सकते हो, पैसे पे इंटरेस्ट पा सकते हो। लेकिन सेंट्रल बैंक में आप पैसे जमा नहीं कर सकते। सेंट्रल बैंक कौन है? तो सेंट्रल बैंक इस देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या काम करती है? तो बैंक्स को रेगुलेट करती है। कॉमर्शियल बैंक जो है जैसे एसबीआई, पीएनबी, ये सारे बैंक को जो रेगुलाइज करती है उसी को सेंट्रल बैंक बोला जाता है। अब बात करते हैं मनी क्रिएशन बाय बैंक्स। तो मनी कैसे क्रिएट करता है बैंक? तो सिंपल सा बात है कि सेविंग अकाउंट जो भी लोग खुलवाते हैं या एफडी करवाते हैं, वो पैसा बैंक्स को देते हैं सुरक्षित रखने के लिए और इंटरेस्ट कमाने के लिए। उसी पैसे को बैंक क्या करती है? बाजार में इन्वेस्ट करके मोटा मुनाफा कमाती है और इस तरह से वो मनी को क्रिएट करती है। द करेंसी डिपॉजिट रेशियो। करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या है? द करेंसी डिपॉजिट रेशियो डिफिसिट the amount of currency held by individual as a percentage of total deposit. For instance, मनी द करेंसी डिपॉजिट रेशियो वो है कि कितना पैसा लोगों के पास है और उसके एवज में उन्होंने कितना डिपॉजिट करके रखा है। इसी को द करेंसी डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं। इससे बहुत कुछ पता चलता है। जब आप ब्रॉडर इकोनॉमी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है बैंक के पास, यानी वो उनके पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होगा। जब लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होगा तो क्या होगा कि लोगों को लोन मिलेगा, और जिन लोगों को लोन मिलेगा तो वो अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये पूरा द करेंसी डिपॉजिट रेशियो है। यानी लोगों के पास जितना कैपिटल पड़ा है उसका कितना परसेंट भाग उन्होंने डिपॉजिट करके रखा है। इसी को द करेंसी डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं। द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। बैंक कीप अ पोर्शन ऑफ मनी कस्टमर कीप इन देयर बैंक account as reserve money and lend the rest to the various investment initiative. Bank keep a portion of money customers keep in their, बैंक के पास जो भी मनी आता है लोगों का उसमें से कुछ एक भाग को वो रिजर्व में रख देता है। किसके पास? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। इसी को द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं कि उसके पास जो डिपॉजिट फॉर्म में पैसे आए उसका कितना परसेंट भाग उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखा। इसी को हम लोग द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब आगे जो है वो है मीजर टू ब्रिंग फोर्थ अ हेल्दी रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। अब हमारे पास मीजर टू ब्रिंग फोर्थ द हेल्दी रिजर्व डिपॉजिट रेशियो को नापने का तरीका क्या है और इसे नापना क्यों जरूरी है? इसको नापना इसलिए जरूरी है कि देश का पूरा इकोनॉमी ही बैंकिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। आप सोचो किसी भी देश का अगर बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाए तो उस देश का फाइनेंशियल्स पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से रेगुलेट किया जाए और अच्छे से चलाया जाए। तो कैश रिजर्व रेशियो इसमें से पहला मेजर है जिससे हम कंट्रोल करते हैं उस चीज को। इट इज अ पोर्शन ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इज that the Reserve Bank of India required to be kept with later. ये सीआरआर रेशियो क्या है? सीआरआर रेशियो बैंक में जो टोटल डिपॉजिट मनी पड़ा हुआ है उसमें से हम जब रिजर्व बैंक के पास कितना परसेंट उसका रखते हैं, इसी को सीआरआर रेशियो बोला जाता है। एसएलएस क्या है? यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट इज essential the reserve required the bank must maintain before extending credit to the customer.
अब जितने बैंक के पास पैसे पड़े हुए हैं वो सारा पैसा लोन के रूप में नहीं बांट सकता या कस्टमर को नहीं दे सकता, उसका कुछ परसेंटेज बनाया जाता है जो बैंक्स को भी अपने पास रखना पड़ता है, और ये तय कौन करता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है। तो जितना भाग पैसे का बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, या तो करेंसी के फॉर्म में या गोल्ड के फॉर्म में या सिल्वर के फॉर्म में, उसी को एसएलएस बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोनों क्लियर हो गए। सीआरआर का मतलब जितना कुल डिपॉजिट का बैंक रिजर्व बैंक के पास रखता है, सीआरआर हो गया, और कुल डिपॉजिट का जितना परसेंट भाग बैंक अपने पास रखता है उसे एसएलएस बोलते हैं। बैंक रेट, a bank rate is a interest rate charged by a national central bank। बैंक रेट का मतलब होता है कि देश का जो सेंट्रल बैंक है वो जितना इंटरेस्ट चार्ज करता है कॉमर्शियल बैंक को, उसी को बैंक रेट बोला जाता है। हाई पावर्ड मनी, अब लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से, तो हाई पावर्ड मनी है क्या? दो तीन टॉपिक और है। तो हाई पावर्ड मनी है, इट इज द मनी क्रिएटेड बाय आरबीआई एंड द गवर्नमेंट इन विच द पब्लिक होल्ड द करेंसी एंड द बैंक होल्ड द कैश रिजर्व। इट differ from money, for the money consists of demand deposit, whereas cash reserve serve a फाउंडेशन ऑफ क्रिएशन डिमांड डिपॉजिट। हाई पावर्ड मनी का मतलब है कि जैसे आप बॉन्ड्स देखते होंगे, आरबीआई काफी तरह के बॉन्ड्स लाती है, तो ये एक तरह से है कि हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, यानी कि आपका करेंसी डिमोनेस भी कर जाए तो वो आपका सबसे ज्यादा सिक्योर्ड मनी है। और उससे वो क्या करते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट को क्रिएट करते हैं, यानी डिपॉजिट्स ज्यादा से ज्यादा है। यानी आरबीआई अगर अपना बॉन्ड्स बेचती है, अपना गोल्ड बॉन्ड बेचती है, तो इससे क्या समझ में आता है कि पैसा सेफेस्ट हैंड में है। और आरबीआई इससे क्या करती है? आरबीआई इससे डिमांड को क्रिएट करती है, डिमांड डिपॉजिट को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदें आरबीआई से, सोने का सिक्का खरीदें आरबीआई से, और भी चीजें खरीदें। तो इस तरह के एसेट्स को, यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आरबीआई के बॉन्ड, इस तरह के प्रोडक्ट को हम लोग हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। क्वालिटी मेजर्स क्या क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, it referred to the central bank selling and purchase of securities on the open market। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वालिटेटिव मेजर में ये बताता है कि सेंट्रल बैंक्स जो सेल और परचेज करते हैं सिक्योरिटी का, यानी कि सिक्योरिटी क्या हुआ आपका, शेयर्स का, ऑन द ओपन मार्केट, खुले बाजार में, कॉमर्शियल बैंक के थ्रू जनरल पब्लिक को, उसे क्या बोलेंगे? ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलेंगे। बैंक रेट पॉलिसी क्या है? इट रेफर टू द सेंट्रल बैंक मैनिपुलेशन द डिस्काउंट रेट ऑफ ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक क्रेडिट कंडीशन। बैंक रेट पॉलिसी ये है कि आरबीआई इसे टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, ताकि पैसे का जो फ्लो है बाजार में उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि इन्फ्लेशन पे सिकंजा लगाया जा सके। स्टेबलाइजेशन ऑफ RBI, the RBI market based strategy is neutralizing a portion or whole of monetary impact of the foreign inflow। अब फॉरेन इनफ्लो को भी तो कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ काफी माल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए आरबीआई कुछ रूल्स बनाती है और चीजें तय करती है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। इसी को स्टेबलाइजेशन ऑफ आरबीआई बोला जाता है। मेरे ख्याल से आज हम लोगों ने बैंक और मनी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा, किन किन चीजों से हमारा मनी इफेक्ट होता है। मन शुरू किया था, मनी की जरूरत कैसे पड़ी, उसका खोज कैसे हुआ, मनी के एडवांटेजेस को हमने पढ़ा, फिर मनी को हम लोग देश के लिए यूज कैसे करते हैं, आरबीआई को पढ़ा, कॉमर्शियल बैंक को पढ़ा। ये पूरे चैप्टर का समरी था। और किसी भी देश में अगर डेवलपमेंट लाना है तो सबसे जरूरी चीज है कि बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करना होगा, उसके बिना डेवलपमेंट संभव नहीं है। तो मैं किस तरह के डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने के दौरान डेवलपमेंट की बात करूं, तो आप खुद ही जोड़ सकते हो कि वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये मेरा आज का पूरा चैप्टर था जिसको आपने पढ़ा। इस पीडीएफ को आप अपने साथ रख लें, ये आपके रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और मैं बता देता हूं कि ये आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसको मैंने वेदांतु से लिया है, लेकिन आप किसी एक ही जगह से पूरा इकोनॉमिक्स का कंटेंट कर सकते हो। आपको टाइप करना है www.evitcash.co.in।
आपके सामने है। जब आप इसे खोलोगे तो इसके होम पेज पे आपको जाना है और होम पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको क्लास 11 इकोनॉमिक्स जोन में क्लास 11 और 12 के, अभी तो 11 12 के हैं, आगे इसमें ऑनर्स के यानी बैचलर डिग्री के इकोनॉमिक्स का भी क्लासेस सारा ऐड होगा, फिर मास्टर्स का भी होगा। यानी हम लोग इसको पूरा इकोनॉमिकल जोन के तरह बनाने वाले हैं, ताकि एक जगह पर जिन किसी को इकोनॉमिक्स में कुछ बड़ा करना है उनको एक जगह पर ये पूरा मटेरियल मिल सके। तो यहाँ आप जाओगे चैप्टर 3 आज हम लोगों ने पढ़ा, तो चैप्टर 3 पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये पूरा नोट खुलेगा पीडीएफ फॉर्म में और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं कि यहाँ से आप इकोनॉमिक्स का पूरा क्लासेस कर सकते हो। और अगर किसी भी तरह का आपको सजेशन देना है, लगता है कि कुछ चेंजेस क्लास में होने चाहिए, कुछ लॉजिकल चेंजेस होने चाहिए, तो वो कमेंट में आप मेंशन करो। अगर लॉजिकल होगा तो हम लोग उसमें बदलाव करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।